हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज बारी है अकबर के बारे में जानने की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अकबर का समय देखिए 1556 से 1605। ठीक है, अकबर का समय है 1556 से 1605। ठीक है, 1556 से लेकर के 1605। देखिए, अकबर का जन्म 5 अक्टूबर 1542 को, ठीक है ना, 1542, 5 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सिंध के अमरकोट में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 अक्टूबर। ईयर क्या है? 1542। ठीक है, क्लियर। अकबर के पिता का नाम तो आप लोग को पता ही है, हुमायूं, है ना, और उसकी माता का नाम था हमीदा बानो। ठीक है, पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो। ठीक है, चलिए देखिए, हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने 14 फरवरी, ठीक है, 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। ठीक है ना, जब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वो गिर जाता है और वो मर जाता है ना, तो जो हुमायूं है उसकी मृत्यु के बाद बैरम खान जो है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में अकबर का जो है उसको राज्याभिषेक कर देता है। ठीक है, ईंटों का सिंहासन बना देता है। ठीक है, ईंटों का सिंहासन बना करके और उसी पर बैठा करके अकबर का वो राज्याभिषेक कर देता है। देखो, होता क्या है ना कि जो अकबर होता है वो बैरम खान के साथ में कलानौर जो है वो अपने एक अभियान के लिए गया होता है। ठीक है ना, और वहीं पर शेख जूली, ठीक है, शेख जूली इनका एक सैनिक होता है, वो जो है ये समाचार लेकर के आता है अकबर के पास। ठीक है, कलानौर पहुंचता है कि जो हुमायूं है, जो बादशाह हैं, वो बहुत बीमार है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे पीछे ही ये भी खबर आ जाती है कि बादशाह की जो है वो अब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही ये खबर मिलती है कि बादशाह की मृत्यु हो गई, तो वैसे ही क्या करता है बैरम खान कि एक ईंटों का सिंहासन रेडी करता है और उस पर अकबर को बैठा करके उसका राज्याभिषेक कर देता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखिए, जब इसका राज्याभिषेक हुआ रहता है, जब इसके पिता की मृत्यु हुई रहती है, तो उसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष और 4 माह की थी। ठीक है ना, अकबर की आयु 13 वर्ष और 4 माह की थी। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर जो है वो 13 वर्ष में ही सिंहासन पर बैठ गया था और उसने पूरे मतलब सिंहासन को संभाला। ठीक है ना, पूरी राजनीतिक सत्ता को संभाला। ठीक है, तो अब किस बुद्धिमानी से, किस समझदारी से, कैसे कैसे उसने अपने चीजों को, अपनी समस्याओं को सुलझाया और किस तरीके से वो आगे बढ़ा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। किताबों की सेज नहीं था। ठीक है ना, अकबर के लिए आप लोग को ऐसा मतलब लगेगा कि अरे बादशाह का बेटा है तो अच्छा खासा इसको ये हो, लेकिन नहीं, अकबर के लिए सिंहासन जो था वो गुलाबों की सेज नहीं था। क्यों नहीं था? तो जिस समय कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। देखो, महमूद आदिल शाह का सेनापति हेमू अकबर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ठीक है ना, याद रखिएगा, महमूद आदिल शाह का सेनापति था हेमू। ठीक है, जिसने कि, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हेमू जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेमू जो है वो अकबर के लिए बहुत बड़ा खतरा था। ठीक है ना, सबसे बड़ा खतरा था। बंगाल में अफगान, राजपुताना में राजपूत, ये सभी जो है, ये जितने भी थे ये सभी उग्र हो गए थे। ठीक है, तो इससे क्या था कि इस प्रकार अकबर के चारों तरफ से समस्याएं जो थी वो घिरी हुई थी। अकबर जो था वो चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ था। इतनी ही समस्याएं नहीं है, और भी काबुल वगैरह हर जगह उसके लिए समस्या ही समस्या थी। ठीक है, तो अब अकबर जो है इन समस्याओं से कैसे निपटता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा था उसके सामने वो था महमूद आदिल शाह का सेनापति हेमू, है ना। तो अब वो हेमू से किस तरीके से निपटता है उसको हम अब देखते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं, और इसी के साथ शुरू होगा पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ उसमें। ठीक है, चलिए देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, देखो, अब हेमू के बारे में एक बात है कि हेमू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हेमू जो था उसने कभी कोई अपना युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, ऐसी हेमू के बारे में बातें थी।
तो अब देखिए क्या होता है कि हेमू के सेना में 1 लाख सिपाही थे, ठीक है, हेमू की सेना में 1 लाख सिपाही थे, जबकि अकबर के पास 20,000 भी जो सैनिक थे वो बहुत मुश्किल से थे, ठीक है, 20,000 सैनिक भी अकबर के पास बहुत मुश्किल से थे। देखो अकबर ने बैरम खां की बात मानी। क्या होता है ना कि अकबर को सभी लोग, उसके जितने भी इर्द गिर्द जो उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, वो सब उसको सलाह देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम अब भारत को छोड़ दो और तुम वापस अपने काबुल लौट जाओ, ठीक है, तुम काबुल चले जाओ, यहाँ का ये जो सब राजपाट है इसको तुम भूल जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन जो बैरम खां होता है वो बोलता है कि नहीं अकबर तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको और ये जो युद्ध है इसे करो, हेमू के साथ तुम युद्ध करो और दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा करो, ठीक है। तो अकबर क्या करता है कि जो बैरम खां है उसकी बात को मान लेता है, ठीक है, और बैरम खां की बात मान करके 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ठीक है ना, बैरम खां की बात मानकर अकबर जो होता है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए आ जाता है, ठीक है, आके खड़ा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। हेमू जो होता है ना वो हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा होता है, अपने सैन्य का संचालन कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक मुगल सेनापति होता है खान जमन, ठीक है, एक मुगल सेनापति होता है खान जमन। वो अफगानों की सेना में ना पूरे तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ अंदर घुस जाता है और पूरा भगदड़ सा मचा देता है, ठीक है, इधर उधर सबको भगाने में बहुत ये करता है कि कोई इधर भागे कोई उधर, मतलब भगदड़ मचा देता है पूरा अंदर, ठीक है। और जो फिर भी जो हेमू होता है, हेमू फिर भी इतना भगदड़ होने उसके सेना में बहुत भगदड़ मच जाती है, फिर भी जो हेमू होता है वो बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही वीरता पूर्वक अपने सैन्य का संचालन करते रहता है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसके आगे, ठीक है। देखो हेमू जो है वो वीरता पूर्वक संचालन करता रहता है, ठीक है ना, वो हार नहीं मारता। लेकिन होता क्या है कि हेमू की आंख में जाकर के एक तीर लग जाता है, ठीक है ना, हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है जिससे कि हेमू जो होता है वो हाथी के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो पकड़ने के बाद क्या होता है कि बैरम खां के कहने पर अकबर ने हेमू का सर धड़ से अलग करा दिया। जब वो पकड़ा गया तो बैरम खां ने अकबर को कहा कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो तुम जो है इसको सीधा खत्म करो, और उसके सर को काट दिया जाता है, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो अकबर है उसके जो पांव हैं वो दिल्ली और आगरा में जम जाते हैं, ठीक है। इस युद्ध के साथ, पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ अकबर के जो पांव है, यानी कि अकबर का जो कब्जा है, अकबर का जो अधिकार है वो दिल्ली और आगरा में हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए कि बैरम खां के संरक्षण में आगे क्या क्या विजय प्राप्त करता है। तो बैरम खां के संरक्षण में ग्वालियर और जौनपुर विजय प्राप्त करता है, ठीक है, रणथंभौर पे विजय प्राप्त करता है। इस तरीके से जो है वो अपना जो खोया हुआ उसका जो शासन होता है उसको वो वापस मतलब जीत जाता है, प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां तक आपने समझा कि क्या क्या हुआ। अब इसके आगे की स्टोरी को हम फिर देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। फिर भी अगर डाउट है, अगर कुछ रह जाता है, आप जब वीडियो देखेंगे और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि स्टोरी की तरह है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर होता है कि कभी ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे की स्टोरी को पहले हम समझते हैं कि इसके आगे की क्या क्या स्टोरी है, ठीक है, क्योंकि अकबर के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम मुश्किल से मतलब कोशिश करेंगे कि 20 मिनट और आधे घंटे तक की एक वीडियो बनाएं, ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में बोरियत ना फील हो, आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो मैं पढ़ाऊं उसे आप अच्छे से समझ सके, आप बोर ना फील करें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है, किस तरीके से अकबर की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए देखो आगे है बैरम खां का पतन, ठीक है। अकबर जो था अब वो बड़ा हो रहा था और बैरम खां जो है वो हठी होते जा रहा था, ठीक है। बैरम खां का पतन शुरू होता है जब अकबर जो है अब वो बड़ा हो रहा था और जो बैरम खां जो था वो बहुत ही हठी होते जा रहा था, ठीक है। अकबर राज्य की जिम्मेदारी स्वयं संभालना चाहता था और बैरम खां के प्रभाव से
मुक्त होना चाहता था। अब अकबर चाहता था कि उसके राज्य की जो जिम्मेदारी है उसमें बैरम खां जो है वो अपना हस्तक्षेप न करे, क्योंकि पहले क्या था कि बैरम खां जो बात वो बोलता था वही काम जो है अकबर करता था। लेकिन अकबर जो है अब वो बड़ा हो चुका था, और बड़े होने पर अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने जो माता पिता हों या जो संरक्षक होते हैं उनकी बातों को सुनना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, ये तो फैक्ट है। तो अकबर जो है अब वो बड़ा हो चला था, और अब वो चाहता था कि उसके राज्य की जिम्मेदारी वो स्वयं संभाले, ना कि बैरम खां उसमें अपना हाथ पैर मतलब डाले, ठीक है ना। वो बिल्कुल वो नहीं चाहता था, उसका हस्तक्षेप नहीं चाहता था किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो अब उसके लिए वो क्या करता है, तो देखो अकबर एक दिन शिकार के बहाने दिल्ली जाता है, और वहीं से उसने फरमान जारी कर दिया कि बैरम खां को अपदस्थ किया जाता है, ठीक है। तो अकबर जो है वो एक बार क्या करता, भाई बैरम खां को हटाना था, लेकिन बैरम खां को हटाना इतना आसान नहीं था, उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। तो अकबर क्या करता है कि एक बार दिल्ली जाता है शिकार खेलने के लिए, और वहीं जा करके अचानक से जो है वो फरमान जारी कर देता है कि भाई बैरम खां को अब उसके जो अपदस्थ कर दिया जाता है, वो अब सेनापति हमारा या प्रधानमंत्री हमारा वो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसके आगे देखते हैं कि बैरम खान का जो अपदस्थ किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो अकबर का जब फरमान बैरम खां को मिलता है कि उसे अपदस्थ कर दिया गया है, तो उसके बाद बैरम खां जो होता है वो उसको दिल्ली दरबार में लाया जाता है, और वहां पर बैरम खां जो होता है वो आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन वहां क्या होता है ना कि कुछ जो उसके विरोधी लोग थे वो उसको भड़काने के लिए ना उसको कुछ मतलब उसको अपमानित करने लगते हैं, ठीक है, उसको गलत सलत बोलने लगते हैं, उसको अपमानित करने लगते हैं। तो बैरम खां को जो है बहुत गुस्सा आ जाता है। बैरम खां गुस्सा आता है तो वो विद्रोह करने के लिए आतुर हो जाता है। तो जैसे ही वो विद्रोह करने के लिए तो उसको विद्रोह को दबाया जाता है, लेकिन अकबर जो है वो उसको सजा नहीं देता है, क्योंकि इतने सालों तक जो उसने कार्य किए थे, उसने जो इन्हें संभाला था, अकबर को संभाला था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अकबर जो है वो बैरम खां को मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद बैरम खां जो है वो अब मक्का जाने का सोचता है, ठीक है। अब बैरम खां जो है वो सोचता है कि मेरा मक्का चले जाना ही अब उचित है, ठीक है। तो वो अब जो है बैरम खां वो मक्का चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि रास्ते में एक अफगानी रहता है, ठीक है ना, वो उसका कत्ल कर देता है। एक अफगानी रास्ते में पाटन एक जगह में बैरम खां का जो है वो कत्ल कर देता है, और इससे बैरम खां की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की विधवा से अकबर जो है वो विवाह कर लेता है, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम उसके 9 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब्दुल रहीम जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। अब्दुल रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। तो यहां तक जो है बैरम खां का पतन, ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इसके बाद शुरू होता है पेटीकोट सरकार के बारे में जानना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेटीकोट सरकार क्या है इसे अब समझना है। तो देखिए अकबर के लिए ये बात होती है कि अकबर के साथ तो वही बात हुई कि जैसे आसमान से गिरे और खजूर पे आ लटके, ठीक है। तो ये जो कहावत है ये अकबर के ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है उस समय कि भाई आसमान से गिरे तो सीधा सीधा खजूर में आके लटक गए, ठीक है। तो अब हम पेटीकोट सरकार क्या है और इसकी क्या उलझने थी, ठीक है, इसको हम समझते हैं, और किस तरीके से जो अकबर है इसने इस समस्या को सुलझाया, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, समझते हैं पेटीकोट सरकार को। क्लियर? चलिए देखो जैसे तैसे अकबर ने बैरम खां से छुटकारा पाया तो वो हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया, ठीक है ना। पेटीकोट सरकार के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे तैसे अकबर जो है बेचारा वो जैसे तैसे तो करके उसने अभी बैरम खां से छुटकारा ही पाया था, वैसे ही वो हरम की जो स्त्रियां हैं उनके प्रभाव में आ गया, ठीक है। माहम अनगा का प्रभाव उस पर 1560 से 64 ईस्वी तक रहा, ठीक है ना। माहम अनगा का आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, जोधा अकबर सीरियल या मूवीज ये तो कई बार आप लोग देख चुके होंगे, तो उसमें आपने माहम अनगा के बारे में देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा। तो माहम अनगा का जो प्रभाव है उस पर 1560 से 64 ईस्वी तक बना रहा, ठीक है। अधम खां जो रहता है वो माहम अनगा का बेटा होता है, उसका
पुत्र होता है, ठीक है, और वो बहुत ही षड्यंत्री होता है। और उसकी जो माँ होती है, ये माहम अनगा, ये भी बहुत षड्यंत्री होती है, ठीक है। ये दोनों मिल करके किसी भी तरीके से चाहते थे कि अकबर को जो है अपने वश में रखें और जो सिंहासन है उसे भी अपने एक दिन अपने कंट्रोल में कर लें, ठीक है ना। ये सब आपने देखा ही होगा। अब देखिए, अधम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान हुआ, ठीक है। मालवा का शासक था बाज बहादुर, ठीक है ना, जो बहुत ही कहा जाता है कि संगीत का बहुत ही मतलब प्रेमी था वो, ठीक है। और उसकी प्रेमिका थी रूपमती, रानी रूपमती, ठीक है, जिसकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। तो अधम खां के नेतृत्व में 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बाज बहादुर है वो हार जाता है और बाज बहादुर वहां से भाग जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे की स्टोरी को हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, जब अधम खां जो है, जब वो मालवा पर विजय प्राप्त कर लेता है और बाज बहादुर जब भाग जाता है वहां से, तो जो अधम खां है वो उसका वहां का पूरा सब कुछ संपत्ति जो भी रहती है, सारी प्रॉपर्टी, वो सब कुछ अधम खां के अंडर में आ जाती है। तो इसमें क्या करता है अधम खां जो होता है ना, वो अकबर को सही सही चीज नहीं बताता है, ठीक है। और जो भी हिसाब किताब होता है ना उसमें गबन करता है, जितनी भी चीजें होती है उसमें हेर फेर करके बताता है। कोई भी चीज जो है वो अकबर को सही तरीके से नहीं बताता है, ठीक है ना। और बहुत सारी गड़बड़ी वो करता है, अधम खां जो है बहुत सारी गड़बड़ियां कर देता है। तो इससे क्या होता है, अकबर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्या करता है कि आगरा के किले से अधम खां को आगरा के किले से नीचे फेंकवा देता है, ठीक है। गुस्से में आकर के अकबर अधम खां को आगरा के किले से नीचे फेंकवा देता है। अधम खां की मृत्यु हो जाती है और अधम खां की मृत्यु के 40वें दिन उसकी जो माँ होती है माहम अनगा, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो दोनों जो षड्यंत्री थे उन दोनों की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अकबर की जो कहानी है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। और बच्चों आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर करिए, ठीक है। आप मुझे बताइए मेरे वीडियोस के बारे में, मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, आपको पसंद आता है या नहीं आता है, या आपको कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके बारे में प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।